खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। और सबसे पहले आज फिर रडार पे, फिर क्योंकि वेडनेसडे सुबह भी शायद हर्षद ने चर्चा करी थी और आज भी हिंदुस्तान जिंक और वेदांता रखिए फोकस में। मानस दोनों के चार्ट आप रेडी रखना, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के। और मानस वापस अपने ऑफिस में पहुंच गए। ये आज दीवार बदल कैसे गई, वापस क्यों पहुंच गए? बस ऐसे ही चेंज के लिए। चलिए पुराने फ्रेम पे आ गए मानस, एमजे वाले, और पीछे क्या कहते हैं, प्यूमा, प्यूमा या पैंथर जो भी है उसके साथ लौटा है। हर्षदा क्या अपडेट है इन दोनों को लेकर? आपको याद होगा हम हिंदुस्तान जिंक की जब बात कर रहे थे वेंसडे को, तब बात आई थी कि हिंदुस्तान जिंक में वेदांता अपनी 2.6% हिस्सेदारी ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो थोड़ा सा ऑफर साइज अप किया जा रहा है। आज से दरअसल 19 अगस्त तक ये ओएफएस खुल रहा है, लेकिन अब जो डिटेल्स आए हैं सामने वो ये है कि वेदांता जो प्रमोटर है और लगभग 3.17% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा इस ओएफएस में। तो बेस साइज करीब 1.22% का है और बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन 1.95% तक का तय किया गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि किस प्राइस पर होगा, तो एक डिस्काउंट पर होता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक पिछले सत्र में 571 पर जाकर क्लोज हुआ था, 486 रुपीज प्रति शेयर पर वो ओएफएस दरअसल तय है और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक डिस्काउंट पर ही ये इनफैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, तो इसीलिए दोनों स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। वैसे भी हिंदुस्तान जिंक अगले हफ्ते 20 अगस्त को मीट कर रहा है, बोर्ड बैठक है इनकी, वो डिविडेंड को लेकर, उस लिहाज से भी ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। और ये ओएफएस जो आज खुल रहा है नॉन रिटेल के लिए, और 19 यानी कि सोमवार को रिटेल इसमें हिस्सा लेता हुआ दिखाई देगा। 65% वेदांता का स्टेक है, 30% के आसपास सरकार का है, 2.5-3% LIC का है, तो फ्री फ्लोट है ही नहीं। अब माल छूटने आएगा तो डिस्काउंट, क्योंकि असल मूल्यांकन की तरफ बढ़ेगा ये काउंटर हिंदुस्तान जिंक, अप टू 15% डिस्काउंट। पार्थिव, अगर एक मीनिंगफुल नॉक आया, मान ली आएगा शायद, तो आप बायर हो हिंदुस्तान जिंक में या नहीं? यस एब्सोल्युटली, मतलब अगर ये जो ओएफएस का प्राइस जो ऑलमोस्ट 15% के नीचे उन्होंने फ्लोर प्राइस रखा है, अगर उसके आसपास इन्वेस्टर्स को अगर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी गुड वैल्यू बाय। नो डाउट एक कंसर्न ये है कि अगर आप पिछले 5 साल का हिंदुस्तान जिंक का बैलेंस शीट देखें तो मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट जितना भी कैश सरप्लस था वो पूरा काइंड ऑफ बाय द वेज ऑफ डिविडेंड निकाल लिया है। और ये भी जो ये लोग स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं जिसमें फ्री फ्लोट बढ़ेगा, विच इज अ गुड थिंग। तो उसके हिसाब से आई थिंक मुझे लग रहा है कि एट 470-500 की रेंज में अगर एक्यूमुलेशन होता है तो दैट इज अ वेरी गुड प्राइस। इनकी आगे जाते आई थिंक जो ओपन कास्ट माइनिंग है वहाँ पे एक्सपेंशन के भी प्लान्स है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक, और जिंक एक क्रिटिकल कंपोनेंट है फॉर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक स्टील एक्सेट्रा। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया में और कोई जिंक की माइंस इजीली आने वाली नहीं है, और इनके पास जिस तरह की क्वालिटी एसेट्स है आगे जाते कंटिन्यूसली 13 से 14 हजार करोड़ का कैश फ्लो जनरेशन की एबिलिटी है। तो उस लिहाज से ओवरऑल वैल्यूएशन हमें अच्छा लग रहा है एट दैट प्राइस। तो भाई साहब, अगर अच्छा खासा प्रेशर आता है हिंदुस्तान जिंक में आज ओएफएस के डे 1 जब नॉन रिटेल बिड कर रहा होगा, तो आप चाहें तो लो लेवल्स पे खरीद सकते हैं लंबी अवधि के लिए आज से। मानस, वेदांता की चार्ट, क्योंकि अब हिंदुस्तान जिंक पता नहीं कहां खुलेगा, कैसे समीकरण बैठेंगे, उसके बाद व्यू कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। वेदांता लग रहा था वेडनेसडे को जब खबर आई थी, इन्होंने कहा था ओएफएस लेकर आएंगे, हम माल छोड़ेंगे, अच्छी खबर थी, पर ये स्टॉक ने कुछ ज्यादा हरकत दिखाई नहीं, बिल्कुल फ्लैट लाइन पे सेकंड हाफ में ट्रेड करता रहा और इनफैक्ट पिछले कई समय से कंसोलिडेट ही कर रहा है। कैसा प्लेस्ड है? आज जो अपडेट आया है और ज्यादा पैसा बुना लेंगे ये लोग, और अच्छी खबर है इनके लिए। देखिए लास्ट सेशन में भी अगर आप देखें तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था 405, जो कि पिछला लो था, उसके आसपास सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली, एक हैमर पैटर्न जैसा बना है। लेकिन मेरा समझना है कि यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी केवल 436 के ऊपर ही करेंगे, 436 के पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 405 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों आज रडार पे। वायदा का एक इंटरेस्टिंग नंबर जिसकी अपन ने बिग स्टॉक्स में कुछ झलक बातचीत भी हुई थी, वो था ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ग्लेनमार्क की डेटा, शिल्पा जी आप रेडी रखो, आपके पास आऊंगा। हर्षदा, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? नंबर्स अच्छे हैं आशीष। मुनाफा 340 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है वर्सेस लास्ट क्वार्टर 37 करोड़।
रेवेन्यू में करीब 7% का इजाफा देखने को मिला है। मुनाफा ध्यान रखिएगा 9 गुना बढ़ा है। इबिटा में 34% का इजाफा 588 करोड़ पर आता हुआ और मार्जिन 18.1% के आसपास है। 18% के ऊपर के मार्जिन्स मार्केट वैसे भी एंटिसिपेट कर रहा था। लेकिन अगर आप ब्रेकडाउन देखेंगे कि इंडिया सेल्स में क्या हुआ और यूरोप के बिजनेस में क्या हुआ है, तो इंडिया कारोबार में करीब 12% तक का इजाफा रेवेन्यू में देखने को मिला है और यूरोप की जो सेल्स है वो लगभग 22% बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये वो डिटेल दरअसल कंपनी ने शेयर किया है और वो ज्यादा पॉजिटिव है कि यूरोपीय बिजनेस दरअसल ड्राइव कर रहा है कंपनी की अर्निंग्स को। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स नंबर तो अच्छे, मुनाफे पे मत जाइएगा, थोड़े से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम है अदरवाइज भी, लेकिन ऑपरेशनली 400 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपेंशन बढ़िया। शिल्पा जी, लेकिन तेजी करोगे क्या? ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव्स स्टॉक ने एंजॉय कर रखे। जी, अगर ऑप्शन चेन आप समझेंगे तो यहाँ पे 1500 1510 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ग्लेनमार्क इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें हम बाइंग नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर ये लेवल को नहीं निकाल पाता है तो यहाँ पे थोड़ा आपको सेल ऑफ दिख सकता है, जहाँ पे 1420 तक के भी नीचे की तरफ जगह है। तो मेरे हिसाब से अगर ये गैप अप में 1510 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो इट्स अ सेल, इनफैक्ट अग्रेसिव टारगेट्स टुवर्ड्स 1420। ये है ग्लेनमार्क 1500 1510 को पार करना बड़ा इंपॉर्टेंट इसके लिए, तो वॉच आउट करिएगा इस काउंटर को। अब चलते हैं रिजल्ट्स पे आऊंगा, अभी तो बहुत सारे रिजल्ट हैं। कल लास्ट डे था, कल मतलब वेडनेसडे को टेक्निकली लास्ट डे था इस रिजल्ट सीजन का। 1.5 महीने का टाइम होता है, खत्म हो गया उम्मीद। तो अभी कैश के बहुत सारे नंबर्स हैं पर उन पे आगे पहले वो लॉन्चेस। एक लॉन्च की तो हम रह रहे की चर्चा कर भी रहे हैं, महिंद्रा की। एक वैसे ओला की भी लॉन्च हुई, उसके तो नतीजे भी आए। तो एक काम करते हैं, पहले ओला की चर्चा कर लेते हैं, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के रिजल्ट्स और लॉन्च रिलेटेड। उसके बाद आते हैं दूसरी लॉन्च पे। कैसे नंबर्स रहे? लॉस है आशीष और वो लॉस परसिस्ट करेगा। हालांकि कंपनी ने कहा है कि बिट्टा ब्रेक इवन के आसपास आएंगे। चलिए, नहीं ये आ गई है तो रोडस्टर जो कंपनी ने इनफैक्ट मेंशन भी किया था लिस्टिंग के आसपास कि देखिए इलेक्ट्रिक मोटर बाइक सेगमेंट में उतरते हुए दिखाई देंगे और उससे पर्दा दरअसल कल उठाया गया है। तो रोडस्टर, रोडस्टर एक्स, रोडस्टर प्रो नाम की 3 ई बाइक्स इन्होंने अनवेल की हैं। अब जो बिगनिंग है ये इसकी जो प्राइसिंग है वो करीब 75,000 से शुरू होगी और ये जाएगी लगभग 2 लाख तक। तो रोडस्टर एक्स और रोडस्टर की डिलीवरी 25 में जनवरी के महीने में शुरू होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो रोडस्टर प्रो है, जो एब्सोल्यूट प्रीमियम बाइक है, वो दिवाली 2025 में डिलीवरी आती हुई दिखाई देगी। ये इनफैक्ट कल वो बड़ा लॉन्च हुआ है जिस पर इनफैक्ट आज मार्केट रिएक्ट करेगा। उससे पहले कंपनी ने अपने नतीजे दिए और नतीजे में कई सारी चीजें उन्होंने अनाउंस की है। पहले मैं नंबर्स आपके सामने ले आती हूँ और नतीजों के लिहाज से देखिएगा। रेवेन्यू बढ़कर आया 32%, 1644 करोड़ पर, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस में है। लॉस है 347 करोड़ का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, पिछले साल इस तिमाही से बढ़ गया है। अगर आप एबिटा लेवल पर देखेंगे तो एबिटा लॉस थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, 218 करोड़ था, 205 करोड़ पर आया। कंपनी कह रही है कि इस समय अपने ऑटोमोटिव सेगमेंट को लेकर ये एबिटा ब्रेक इवन के काफी करीब आ गए हैं। देखना होगा वो अगले क्वार्टर या फिर 2-3 और क्वार्टर्स में आता है या नहीं। कंपनी का सेल डिवीजन भी है, तो सेल डिवीजन के नंबर्स कहते हैं कि रेवेन्यू 5 करोड़ का इन्होंने कमा लिया है और साथ ही साथ लॉस परसिस्ट कर रहा है, लेकिन लॉस 37 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखाई दिया है। ये फिलहाल वो नंबर्स हैं जो कंपनी ने किए हैं आपके लिए डिलीवर। अब कंपनी ने कुछ और चीज अनवेल की। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने 4680 सेल, जिसका नाम ये भारत सेल दे रहे हैं, वो डेवलप हो चुका है और बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाएगा इनकी सभी स्कूटर्स में Q1 और FY26 ऑनवर्ड्स। 30,000 सेल्स दरअसल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मंथ ऑन मंथ ये आंकड़ा इंप्रूव ही हो रहा है। कंपनी का मानना है इस पर्टिकुलर सेल से 20 से 25% मार्जिन बचता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक बड़ा कॉस्ट का हिस्सा है। इनकी जो गीगा फैक्ट्री है 1.4 गीगावाट आवर्स की का सेटअप हो चुका है फेज 1 में। धीरे धीरे करके स्केल होगा। इनफैक्ट कंपनी कह रही है कि फर्स्ट फेज 2024 के इसी साल के अंत तक 5 गीगावाट आवर्स का आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि 2026 तक करीब 20 गीगावाट आवर्स और 30 तक इसको 100 गीगावाट आवर्स तक ले जाने का प्लान है। कंपनी बेसिकली अपने ओवरऑल गीगा फैक्ट्री और सेल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। ये है ओला इलेक्ट्रिक की कहानी।
पर नेट नेट घाटा 30% बढ़ गया, अपने रिटेल को समझ में आता है। पर इसने सरप्राइज करा अपनी लिस्टिंग के बाद। 76 का मेरे ख्याल से इशू प्राइस, उसके बाद चला गया 110 पे खड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते की तो लिस्टिंग है ना ये, ओला इलेक्ट्रिक, गजब के मूव्स। खैर कैसी लगी अनुज आपको ये बाइक? नहीं, बाइक तो मैंने नहीं देखी, मैं स्टॉक के बारे में बात करना चाह रहा था। इसके बारे में आशीष, हाँ ये मुझे ना बहुत हद तक इसका पैटर्न बिल्कुल वही लग रहा है जो होनासा के टाइम पे हुआ था। आपको याद होगा होनासा के टाइम पे भी बहुत लोगों ने कहा था कि वो इशू ख़राब है और ये कंपनी कुछ नहीं है, और मतलब उसने भी कई बार कोशिश की थी आने की, ओला ने भी 3-4 बार कोशिश की मार्केट में आने की, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, जिस दिन कंपनी लिस्ट हुई थी और काफ़ी नेगेटिव्स गिनाए गए थे, लेकिन समहाउ स्ट्रीट ने पॉजिटिवली लिया। उस दिन पूरी सेलिंग अब्जॉर्ब हुई, उसके बाद अगले दिन सर्किट लगा यहाँ पर। तो ये प्राइस पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऑलमोस्ट वही प्राइस पैटर्न है जो मैंने होनासा के केस में देखा था। हाँ, होनासा के केस में ये था कि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, यहाँ अभी भी लॉस मेकिंग है। तो आगे जाते हुए देखते हैं लॉस कम होता है या नहीं होता है। पर्सनली वैसे एक चीज़ है, देखिए अब मैं इसमें किसी के ऊपर कमेंट नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ कंपनियां हैं जिनमें आप दिल से चाहते हैं कि वो कंपनियां अच्छा करें। अब वो करें या नहीं करें वो अलग बात है। जैसे जोमेटो हो गई, ओला हो गई, इवन होनासा हो गई। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की कंपनियां हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की। तो इसके लिए अगर ये कंपनियां अच्छा करेंगी ना, तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी अच्छा करे। अब करेगी या नहीं वो टाइम बताएगा। नहीं, आईपीओ ने तो पैसा बना दिया सबके लिए, बढ़िया वाला। और वाकई गजब के एंटरप्रेन्योर है। पहले मेरे को लगता था ओला कैब चला ली तो उससे कमाई हो गई थी, क्या ज़रूरत थी इतना रिस्क लेने की। पर क्या रिस्क लिया और कहाँ लाके कंपनी खड़ी कर दी। और मेरे ख्याल से लिस्टिंग तक सब ठंडा था, लिस्टिंग के बाद मेरे को लगता है सबको अपने सब फंड मैनेजर्स को अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। आप वो रिस्क नहीं सकते हो, और उसी के चलते बहुत स्ट्रांग एक्यूमुलेशन बना। पार्थिव, ओला इलेक्ट्रिक 110 पे ये लिस्टिंग ने सरप्राइज तो करा, एक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। एट 110 आप बायर हो या आप वेट एंड वॉच वाला मोड आ गया स्टॉक का? देखिए आशीष जी, आई फुल्ली अग्री विद व्हाट अनुज जी सेड कि आई थिंक जिस तरह का रिस्क लिया है और जिस तरह के एंटरप्रेन्योर है, वेरी वेरी अग्रेसिव। और आई नो समबडी जिन्होंने ओला का जो प्लांट है वो विजिट किया है, एंड दे वर परप्लेक्स्ड कि जिस तरह का स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, जिस तरह की मशीनरी टाइप यूज की है, इट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक हम काफी बार चाइना की बात करते हैं कि चाइना में जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी है, आई थिंक दिस इज एट पार और इवन स्लाइटली बेटर। और आई थिंक आने वाले 3 साल में जिस तरह की विजिबिलिटी दी है, लॉट ऑफ प्लान्स हैव बीन ओपन। मैं अभी चिप डिजाइनिंग और चिप्स की तो मैं वो साइड पे रख रहा हूँ। वी स्टिल डोंट नो, लॉन्ग वे टू गो बिकॉज इट्स नॉट सो इजी। बट ये जो इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट है जहाँ पे अभी तक इंडिया में ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, तो आई एम जस्ट पुटिंग इन द नेक्स्ट 3 years नंबर्स ऑफ वेरी कंजर्वेटिव नंबर्स ऑफ 5 लाख यूनिट्स पर एनम। और जिस तरह की प्राइसिंग है 78,000 से 2 लाख के आसपास, अगर मैं मोटा मोटी 1 लाख की एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिनूं, तो इंक्रीमेंटली बाइक डिवीजन 5,000 to 6,000 करोड़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज ऐड करेगा। प्लस जो स्कूटर सेगमेंट है वो तो अच्छा ही कर रहा है इनके लिए। आगे जाते आई थिंक की पॉइंट यही रहेगा कि जो बैटरी का कॉस्ट है उसमें अगर 20 to 30% मार्जिन की इंप्रूवमेंट होती है, तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। तो नो डाउट रिस्क है, एग्जीक्यूशन रिस्क है, कॉम्पिटिटिव रिस्क है, सब बात सही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को उनके पोर्टफोलियो के एलोकेशन का 2 to 3% ऐसे स्टॉक्स में डालना चाहिए। यही सेम स्टोरी मुझे याद है जब मैं यूएस था, टेस्ला के बारे में थी। मैसिव लॉस मेकिंग कंपनी थी, पीपल ने राइट ऑफ कर दिया था, $14-17 का प्राइस था। उसके बाद जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो वेल्थ क्रिएट की है, आई एम नॉट सेइंग समथिंग सिमिलर कैन हैपन इन ओला, बट लेकिन ये कंपनी में आई थिंक रिस्क बनता लेना चाहिए, ठीक बात। पार्थिव बहुत पैनी नजर रखते हैं वैसे आईपीओ पे, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया ओला पे व्यू। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए भाई। एसबीआई पीएन, अच्छा लॉन्च में हमने महिंद्रा थार, क्या नाम था, थार का नाम क्या है? थार रॉक्स, उसकी तो हमने डिटेल में चर्चा तस्वीर देख डाली है। स्टॉक पे आगे कॉल ले लूंगा। हर्षदा, पीएनबी और एसबीआई वाला मामला क्या है? देखिए, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत क्रूशल और बहुत ही
कठोर स्टेप ले लिया है। उन्होंने कह दिया है कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स कोई भी अपना अकाउंट एसबीआई या फिर पीएनबी में नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज सरकारी खातों में हुई हैं। लगभग 12 करोड़ और 10 करोड़ रिस्पेक्टिवली यहाँ पर उसका गबन हुआ है बैंक एम्प्लॉयज के जरिए, ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। इसीलिए ये कड़ा एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और लार्जली राज्य सरकार अगर इस तरह का स्टांस लेती है तो स्टॉक पर इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि उनके बड़े खाते होते हैं। ऑफ कोर्स कंपनियां या फिर यानी कि ये बैंक्स निगोशिएट कर रही हैं, बातचीत चल रही है, आश्वस्त करने की कोशिश की गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, चलिए देखते हैं किस तरह का रिएक्शन होता है। पर गाबा सर, विल महिंद्रा का स्टॉक रॉक्स या महिंद्रा का जो स्टॉक है ये तो अच्छा, और बेस बना हुआ है करीब 2600-2500 के आसपास। इसमें जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। एक कंसोलिडेशन था, साइडवेज मूव, टाइम वाइज करेक्शन था, अप मूव ऑन है, लेना चाहिए, देने लायक है। ऑल डिप्स बायबल महिंद्रा। और फंडामेंटल ब्रोकरेजेस के कॉल्स तो आपकी स्क्रीन पर आ ही जाएंगे। महिंद्रा रडार पे रखिए उस बढ़िया लॉन्च कल के दिन 15 अगस्त के दिन जो हुआ। अजदा, बाकी के रिजल्ट्स गुड बैड अगली? अच्छी कैटेगरी में केएनआर कंस्ट्रक्शंस को डाल रहे हैं आशीष। करीब 40% तक के आसपास का इजाफा मुनाफे में है। 178 करोड़ का ये फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। रेवेन्यू लगभग फ्लैट है, 985 करोड़ के आसपास आता हुआ, लेकिन ऑपरेशनली एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी के लिए उभर कर आया है। पॉलीप्लेक्स मुनाफे में आई है, 97 करोड़ का मुनाफा, आय करीब 8% बढ़ी है। आरएचआई मैग्नेसिटा के केस में मुनाफा 56% बढ़ा है। रेवेन्यू जरूर घटा है, लेकिन आप एबिटा में 15% का इजाफा देख रहे हैं और मार्जिन लगभग 300 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन दिखा चुके हैं। पिट्टी इंजीनियरिंग 40% से ज्यादा, नियरली 45% से ज्यादा का इजाफा मुनाफे में, और 32% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऑपरेशनली भी मजबूत क्वार्टर उभर कर आया है। बोरोसिल, इनफैक्ट मार्केट बंद होने के साथ ही नंबर्स आए थे, तो आज कुछ फॉलो ऑन एक्शन देखने को मिल सकता है। 86% मुनाफे में ग्रोथ, आय में करीब 23% का इजाफा देखने को मिला है। इबिटा 47% बढ़ा है। मद्रास फर्टिलाइजर प्रॉफिट पोस्ट किया है 40 करोड़ का, 24% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग भी रेडार पर रखेंगे, नतीजे अच्छे हैं। 15% प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ, 8% तक की ग्रोथ रेवेन्यू में, 20-21% कंपनी का यहाँ पर इबिटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन साथ ही कंपनी ने एक बायबैक भी कंफर्म कर दिया है। टेंडर रूट के जरिए करीब 15 लाख शेयर ये बायबैक करते हुए दिखाई देंगे, विच इज नियरली अमाउंटिंग टू 1.1% इक्विटी। बायबैक की प्राइस 750 रुपए प्रति शेयर के आसपास रहेगी, जो लगभग 38% का प्रीमियम है प्रीवियस क्लोज के कंपैरिजन में, जो 539 के आसपास आया था। वो स्टॉक इसीलिए रेडार पर। आज खराब नंबर्स पर स्पाइस जेट रेडार पर रखेंगे। स्पाइस जेट के केस में मुनाफा 20% घट कर आया है, 158 करोड़। रेवेन्यू 14% घटा है। इबिटा ऑफ कोर्स 15% बढ़ा है। कंपनी के बोर्ड ने 3000 करोड़ रुपए का QIP भी अप्रूव कर दिया है, लेकिन एडिटर ने कुछ कंसर्न्स फ्लैग किए हैं। ऑडिटर ने, आई बेग योर पार्डन, ऑडिटर्स कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट डाउट है कंपनी की एबिलिटी, ये एक चलेगी या नहीं उसको लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि कंपनी के जो लाइबिलिटीज हैं वो एसेट्स को सुपरसीड करती हैं। 6308 करोड़ से ऊपर निकल चुका है वो आंकड़ा। नेट वर्थ इसका लगातार इरोड हो रहा है, जिस तरह के लॉसेस कंपनी ने अक्यूमुलेट कर लिए हैं, और कई सारी नॉन कंप्लायंसेस की प्रॉब्लम्स कंपनी के साथ आती रहती हैं, वो चिंताजनक है। मैक्स इंडिया भी रेडार पर रहेगा। खराब नंबर्स, लॉस आया 27 करोड़ का, लॉस इनफैक्ट बढ़ा है, नियरली डबल होता हुआ, और रेवेन्यू भी 35% घटा है। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स को रेडार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।